Hello aspirants, this is your mentor Shreyas from 4D Education Hub Bhilai. तो गाइस जैसा कि आप सभी ने मेरा लास्ट वीडियो जरूर देखा होगा इन विच वी डिस्कस 2019-20 एसएससी सीजीएल के प्रीलिम्स के इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया था। बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू वर्ब्स एंड टेंसेस लाइक यूसेज ऑफ हैज, हैव, हैड को हमने वहां पर डिस्कस किया था। सिमिलरली इस वीडियो में, आज के इस वीडियो में हम 2018-19 के जो क्वेश्चन पेपर में इंग्लिश ग्रामर के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसे हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को so that you'll get all the latest updates. So let's start with this question paper. Question number 1. तो सवाल हमसे पूछा गया that we have to select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. Underlined statement में underlined part में कुछ mistake हो सकता है तो उसे हम कैसे rectify कर सकते हैं, उस sentence को कैसे grammatically correct कर सकते हैं, इस पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया था। So statement says if you park your car here, the traffic police has fined you. कल ही हमने if conditional के यूसेज को समझा था, राइट, हमारे पिछले वीडियो में। तो जिन लोगों ने भी उस वीडियो को मिस किया, आप लोग जरूर उस वीडियो को देखें। तो वहां पर हमने डिस्कस किया था कि भाई इफ अगर कंडीशनल की तरह यूज हो रहा है, दैट मींस द स्टेटमेंट वांट्स टू से इफ दिस एक्टिविटी या दिस इवेंट हैपेंस, तब या तो ये होगा या ये नहीं होगा। अगर अब आगे हमको समझ में आ रहा है द ट्रैफिक पुलिस हैज फाइंड यू, तो ये हमें बता रहा है कि ये इवेंट हो चुका है, राइट। बल्कि इफ का यूसेज देख करके मुझे डाउट है कि इवेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो द ट्रैफिक पुलिस हैज फाइंड यू मुझे ये बता रहा है कि इवेंट कंप्लीट हो चुका, मोस्टली रिसेंटली अभी ये इवेंट कंप्लीट किया गया है, ठीक है। जनरली हम स्टेटमेंट को कैसे बोलते हैं, अगर आप यहाँ पर अपने पार्क करेंगे, कार पार्क करते हैं तो ट्रैफिक पुलिस आपको फाइन कर सकती है, आपको फाइन बटाना पड़ सकता है, राइट। तो वहां पर कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क है, कंडीशन है। तो हैज फाइंड यू मुझे बता रहे कि इवेंट हो चुका, तो कॉन्टेक्सचुअली ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत होता है। तो देखिए फाइंड यू फिर से वही हुआ, नो इंप्रूवमेंट भी मेरे ऑप्शन से हट गया, तो ये हम यहां पर करेक्ट करेंगे विल फाइंड यू, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस क्वेश्चन सेज वी हैड टू डिक्लाइन। अच्छा पहले मैं इसका ये पढ़ लूं, डायरेक्शन दिया हुआ है, डायरेक्शन को जरूर आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। आइडेंटिफाई करना है सेंटेंस का वो पार्ट व्हिच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। सो द स्टेटमेंट सेज वी हैड टू डिक्लाइन सेवरल ऑर्डर्स इन केस दैट द प्रोडक्शन वाज हेल्ड अप ड्यू टू लेबर स्ट्राइक। कोई भी इंग्लिश का क्वेश्चन जब हम स्टार्ट करते हो, अप्रोच करते हो, सबसे पहले हम सब्जेक्ट एंड वर्ब को चेक करते हैं, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है, ये मैंने पहले भी बोला था। सेकंड एस्पेक्ट्स जो चीजें हमको चेक करनी होती है, जैसे वर्ब है, टेंस है, एडजेक्टिव है, कंजंक्शन है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट मुझे पढ़ करके इसका मीनिंग तो समझ में आ रहा है। स्टेटमेंट बोलना चाह रहा है कुछ ऑर्डर्स हमें डिक्लाइन करने पड़े थे क्योंकि प्रोडक्शन वाज हेल्ड अप ड्यू टू लेबर स्ट्राइक। लेबर स्ट्राइक की वजह से प्रोडक्शन को होल्ड में रख दिया गया था, ठीक है। तो स्टेटमेंट का मीनिंग समझना, वी हैड टू डिक्लाइन सेवरल ऑर्डर्स, कुछ ऑर्डर्स हमें डिक्लाइन करने पड़े थे, जिसका रीजन क्या था, क्योंकि लेबर स्ट्राइक होल्ड पे रखा गया था। लेकिन इन केस दैट जो यहाँ पर कंजंक्शन एक लिंक कर रहा है दो अलग अलग सेंटेंसेस को, पिछले और इसके बाद वाले को, ये कहीं ना कहीं ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, ये यूसेज बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो क्योंकि हमने स्टेटमेंट का मीनिंग समझा, वहां पर हमें समझ में आ रहा है कि एक एक्टिविटी दूसरे का रीजन है, देयरफॉर इन केस दैट की जगह विल यूज इट बिकॉज द प्रोडक्शन वाज हेल्ड अप ड्यू टू लेबर स्ट्राइक, ठीक है। तो इस तरह के कंजंक्शंस का ध्यान स्पेसिफिकली हम जब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन सॉल्व करते हो वहां पर भी आप लोग ध्यान रखिएगा। कई बार ऐसा होता है कि सेंटेंस में कॉन्ट्रास्ट आता है, कोई एक पॉजिटिव स्टेटमेंट चलता आ रहा है, कुछ वर्ड्स यूज किए जाते हैं लाइक बट, इफ, दो, ऑल्दो, उसके बाद फिर स्टेटमेंट में थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट आता है। एंड आरसी में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कई बार उस पर्टिकुलर सेक्शन से हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गाइस कंजंक्शंस के चैप्टर को, कॉन्सेप्ट्स को जरूर आप अच्छे से एक बार देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, यहाँ पर भी हमें स्टेटमेंट के कौन से पार्ट में एरर है ये बताना था, ग्रामेटिकल एरर कहाँ पर है। सो द क्वेश्चन सेज साइक्लोन इडाई killed at least 157 people in Zimbabwe and Mozambique, although it tore across southern Africa. साइक्लोन इडाई ने इतने लोगों को मारा, इतने लोग मारे गए,
although it tore across southern Africa। ठीक है, यहां पर समझ में आ रहा है although का मतलब होता है in spite of the fact, in spite of the fact। ठीक है, जहां पर साइक्लोन इडाई पूरे अफ्रीका के क्रॉस कर गया। ठीक है, लेकिन मुझे एक जनरल स्टेटमेंट बोलना है। मुझे स्टेटमेंट एक्चुअली सेंटेंस का मीनिंग क्या हो रहा था, साइक्लोन इडाई ने इतने लोगों को मार दिया, इतने लोग मारे गए जैसे जैसे वो सदर्न अफ्रीका को क्रॉस करता गया। तो ऑल्दो का यूसेज यहाँ पर गलत है and in that place we must use as। So the correct statement is this cyclone killed at least 157 people in Zimbabwe and Mozambique as it tore across southern Africa। So हमारा यहाँ पर करेक्शन था although की जगह will use as। ठीक है, I believe, I hope सभी को कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हो। आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन के एक पार्ट अंडरलाइन पार्ट है जहां पर कुछ करेक्शन हो सकता है एंड हमें बताना है द वर्कर्स ऑफ दिस टेक्सटाइल फैक्ट्री डिमांड हायर वेजेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। देखिए सेंटेंस का मीनिंग हमको समझना है। इस टेक्सटाइल फैक्ट्री के जो वर्कर्स हैं वो हायर वेजेस की डिमांड कर रहे हैं लंबे समय से। दैट मींस दिस इवेंट स्टार्टेड इन द पास्ट, लेकिन अभी जब मैं बात कर रहा हूं अभी भी ये इवेंट चल रहा है। ठीक है, और इस तरह के केसेस में हम कौन से टेंस को यूज करते हैं, वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, कंटिन्यूअस मतलब ये कंटिन्यूएशन में रहा, ये इवेंट बहुत काफी लंबे समय से ये इवेंट चल रहा है, मतलब पास्ट में चालू हुआ और अभी तक ये इवेंट कंटिन्यूएशन में है। प्रेजेंट परफेक्ट लगने का भी कारण यही है कि अभी भी ये इवेंट कंटिन्यूएशन में। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के फॉर्मेट में हम क्या यूज करते हैं, हैज बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर रहा, या फिर हम यूज करेंगे हैव बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म अगर ये प्लूरल रहा। राइट, सो द करेक्शन इज द वर्कर्स ऑफ दिस टेक्सटाइल फैक्ट्री हैव बीन डिमांडिंग हायर वेजेस। हैव बीन हमने क्यों यूज किया, बिकॉज यहाँ पर जो मेरा सब्जेक्ट था वो एक प्लूरल सब्जेक्ट था, दैट्स व्हाई यहाँ पर हमने प्लूरल वर्ब हैव यूज किया। गॉट इट, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से वही पैटर्न, सेंटेंस का एक पार्ट अंडरलाइन है जहां पर हमें उसका करेक्शन बताया। सो द स्टेटमेंट सेज इफ यू जॉइन दिस जॉब नाउ इट प्रूव्स टू बी गुड इन द लॉन्ग रन। वंस अगेन टिप मैं यही दूंगा कि हम क्या बोलना चाहते हैं उसको समझते हैं। इफ यू जॉइन दिस जॉब नाउ, अगर आप इस जॉब को ज्वाइन करते हैं तो लॉन्ग रन में आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, कॉन्सेप्चुअली इस पैटर्न के क्वेश्चन को हम फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस का पैटर्न बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस जहां पर इफ वाला पार्ट जो है वो मेरा सिंपल प्रेजेंट में है। इफ यू जॉइन दिस जॉब नाउ, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज हो रहा है, कुछ भी और साथ में हेल्पिंग वर्ब नहीं लग रहा, सिंपल प्रेजेंट है। एंड अगला जो मेन क्लॉज होता है उसे हम विल प्लस इंफिनिटिव में रखते हैं। ठीक है, इंफिनिटिव का फॉर्मेट मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था 2 + V1 का। ठीक है, ये तो काफी सारी टेक्निकल चीजें हो गई, बट अभी भी मैं यही सजेस्ट करूंगा क्वेश्चन का मीनिंग समझ के हम अटेम्प्ट करें तो बेटर उसे अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्योंकि स्टेटमेंट का पहला पार्ट मुझे बोल रहा था इफ यू जॉइन दिस जॉब नाउ, ऐसे ही हम अगर किसी को सजेस्ट करते हैं यार तू अभी इस जॉब को अगर ज्वाइन करता है तो डेफिनेटली तेरे फ्यूचर के लिए वो काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो ये जो सेकंड पार्ट जो मैंने बोला मैंने उसके फ्यूचर को ही लेकर के बोला, तो मैं उसे सिंपली सिंपल फ्यूचर में ही रखूंगा जहां पर विल तो मुझे यूज करना ही है। दैट्स व्हाई यहां पर हमारा करेक्शन क्या होगा, if you join this job now it will prove to be good in the long run। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट कहता है सेंटेंस का एक पार्ट ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, तो कौन सा पार्ट है हमको पहचानना है। स्टेटमेंट से she got 2 quick promotions in order that she has good communication skills। she जो प्रोनाउन है उसे 2 क्विक प्रमोशंस मिले उसके गुड कम्युनिकेशन स्किल्स के कारण। देयर आई एम यूजिंग द वर्ड कारण, राइट, लेकिन बीच में मुझे वर्ड दिख रहा है इन ऑर्डर दैट। इन ऑर्डर दैट जनरली हम कहां पर यूज करते हैं,
जब मुझे एक पर्टिकुलर ऑर्डर, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के बारे में बात करना हो। लेकिन इस स्टेटमेंट में मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ एक्चुअली, उसे 2 क्विक प्रमोशंस इसलिए मिले क्योंकि उसके गुड कम्युनिकेशन स्किल्स थे। तो कारण के लिए इसलिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं इन सभी के लिए? The word used is because. So the correct statement is she got 2 quick promotions because she has good communication skills. Right? आगे बढ़ते हैं। चलेगा, इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। तो अंडरलाइन पार्ट कुछ ये वाला होगा। क्वेश्चन हमसे कह रहा है, आई लुक फॉर अ बेटर जॉब फॉर द लास्ट 2 months बट नथिंग इज इन साइट। फॉर द लास्ट 2 months मतलब 2 months बैक से लेकर के अभी तक ये काम चल रहा है। दैट मींस वंस अगेन दिस इवेंट स्टार्टेड इन द पास्ट और अभी भी ये इवेंट कंटिन्यूएशन में है। स्टेटमेंट को एक्चुअली हम हिंदी में कैसे बोलेंगे? पिछले 2 महीने से मैं देख रहा हूँ एक बेटर जॉब के लिए बट अभी भी कुछ नजर नहीं आ रहा। Once again, event started in the past and till now जब मैं बात कर रहा हूँ तब भी ये event continuation में, and in such cases we use the tense present perfect continuous। ठीक है, वही has been plus ing या have been plus ing, क्योंकि I यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट है तो I के साथ मैं have been यूज करूंगा plus ing फॉर्म। सो मेरा करेक्शन is I have been looking for a better job। Got it? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, I tried to solve this problem at least for 2 hours। एक्चुअली इस सेंटेंस को हम हिंदी में कैसे बोलेंगे? इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूं मैं कम से कम पिछले 2 घंटे से। वंस अगेन 2 घंटे पहले ये इवेंट चालू हुआ, तब से लेकर के मैं जब अभी बात कर रहा हूं तब भी ये इवेंट कंटिन्यूएशन में, मैं उसको ट्राई कर ही रहा हूं। वंस अगेन यहाँ पर मेरा टेंस क्या आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, आई गेस ये आप लोग तुरंत इसका आंसर आप लोग जज कर लेंगे। सो द करेक्शन इज I have been trying to solve this problem at least for 2 hours। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिमिलर क्वेश्चन था, पिछले क्वेश्चन जैसा ही था। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है जहां पर किसी एक पार्ट में ग्रामेटिकल एरर हो सकता है। स्टेटमेंट कह रहा है, every employee of the company were given a 2-bedroom flat as दिवाली बोनस। कंपनी के हर एक एम्प्लॉय को फ्लैट दिया गया। ठीक है, हर एक, दैट मींस एवरी एम्प्लॉय इज माय सब्जेक्ट। और जब मैं हर एक के बारे में बात कर रहा हूं तो मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा? डेफिनेटली इट विल बी अ सिंगुलर सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट जब सिंगुलर होगा, हम शुरू से हम क्या चीजें प्रैक्टिस कर रहे हैं? सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब को जज करते हैं। बहुत बार होता है कि उसी से ही हमें आंसर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे समझ में आ रहा है एवरी एम्प्लॉय मेरा सब्जेक्ट है जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग जो आगे वर्ब्स यूज किए जाएंगे वो भी सिंगुलर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर वर्ब जो कि एक प्लूरल वर्ब है एंड गलत यूसेज है, यहाँ पर मेरा करेक्शन क्या होगा? was given a 2-bedroom flat as दिवाली बोनस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वंस अगेन जो पार्ट अंडरलाइंड है हो सकता है वो गलत हो, उसे ग्रामेटिकली सही करना है। तो क्वेश्चन हमें एक आंसर कह रहा है, इफ यू लिसन टू द इंग्लिश न्यूज इट इंप्रूव योर इंग्लिश। फिर से याद करिए फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस वाला पैटर्न। इफ वाला पार्ट सिंपल प्रेजेंट अगर इसके साथ में है तो आगे मैं विल प्लस इंफिनिटिव फॉर्मेट यूज करूंगा। ठीक है, और ऐसे ही अगर मैं इस सेंटेंस को हिंदी में भी समझता हूं तो स्टेटमेंट मुझसे कहता है, अगर तुम इंग्लिश न्यूज सुनते हो तो वो तुम्हारी इंग्लिश इंप्रूव करेगा। फ्यूचर की बात हो रही है, तो इट इंप्रूव योर इंग्लिश, रॉन्ग यूसेज, नो इंप्रूवमेंट, आउट ऑफ, मतलब ये भी मेरा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। इट इम्प्रूव, ये भी एलिमिनेट हो गया। इट इज इम्प्रूविंग एलिमिनेट हो गया, क्योंकि अगर ऐसा करते हो तो कंडीशन बताया जा रहा है। देयरफॉर our single most answer, the correct answer is it will improve your English। ठीक है, तो जैसा कि गाइस जितने कॉन्सेप्ट्स पे हम जा रहे हैं, आप मैक्सिमम चीज हम ये ऑब्जर्व कर रहे होंगे, verbs, tenses and subject verb agreement, these are the 3 main topics जहां से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अभी भी खत्म नहीं हुआ और क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। Next question.
द स्ट्रीट आर्टिस्ट सतीश मुंजाल हैज बीन पेंटिंग दिस वॉल सिंस द पास्ट 1 वीक। पिछले 1 वीक से इस वीक को पेंट कर रहे हैं ये स्ट्रीट आर्टिस्ट। अब देखिए यहाँ पर एक जो यूसेज गलत तरीके से किया गया दैट इज पास्ट। पास्ट की जगह बेटर होगा हम ये लास्ट यूज करें, ठीक है। तो इस करेक्शन के लिए, इस अप्रोच के लिए पहले इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमको पता होना चाहिए। द डिफरेंस इज लास्ट 1 वीक हम उस कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं जब किसी चीज के एंड फेज की तरफ हम जा रहे हैं, ठीक है। पिछले 1 हफ्ते में ये हुआ है, ये काम कंप्लीशन की तरफ है, ऐसे केस में हम लास्ट 1 वीक यूज करते हैं, ठीक है। रेस्ट केसेस में पास्ट का यूज किया जाता है, राइट। सो करेक्शन इन दिस पार्ट इज the street artist has been painting this wall since the last 1 week. Next question. क्वेश्चन एक दिया हुआ है जिसमें एक अंडरलाइन पार्ट है, उसमें क्या करेक्शन है ये हमको देखना है। So the question is, the head has been so busy to go through these files and resolve the matter. स्टेटमेंट यहाँ पर बोलना चाह रहा है हेड इतने ज्यादा बिजी थे कि वो इन फाइल्स को देख रहे थे और मैटर को रिजॉल्व करना चाहते थे, ठीक है। तो एक ग्रेटर एक्सटेंट तक बिजी थे, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ क्वेश्चन में। तो सो का वहां पर यूज करना सही नहीं बैठ रहा है। कोई भी चीजें जब हम एक एक्सेप्ट एक क्या बोलते एक एक्सटेंट तक बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, टू, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं। द हेड हैज बीन टू बिजी, हेड हैज बीन टू सो बिजी, ये दोनों एक साथ नहीं लगेगा। सच बिजी लगाने की जरूरत इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पर हम किसी से कंपेयर नहीं कर रहे हैं। सो बेटर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। The correct statement is the head has been too busy to go through these files and resolve the matter. Next question. Once again underline part है, ठीक है। क्या करेक्शन होगा, कॉन्सेप्ट क्या होगा, देखिएगा इस ये जो पैटर्न का क्वेश्चन है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इस पैटर्न के क्वेश्चन को हम क्वेश्चन टैग्स कहते हैं, ठीक है। एसएससी के लगभग सभी एग्जाम्स में, प्रीलिम्स में, मेंस में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। इसको सॉल्व करने का एक बेसिक तरीका देखते हैं। देखिए क्वेश्चन टैग्स का सिंपल सा फंडा क्या होता है, जैसे हम जनरली कोई भी ऐसी ही स्टेटमेंट बोलते हैं हिंदी में, यार तूने वो काम खत्म कर लिया क्या, हाँ। यहाँ पर हाँ जो था दैट वाज माय क्वेश्चन, ठीक है। मैंने ठीक किया ना, हाँ। वंस अगेन आई एम यहाँ पर जो हाँ मेरा आ रहा है दैट्स अ क्वेश्चन, ठीक है। तो इंग्लिश में इसे ही हम क्वेश्चन टैग कहते हैं। और क्वेश्चन टैग में क्या वर्ड्स यूज करते हैं जब हमें क्वेश्चन बनाना हो, ठीक है। एग्जांपल से समझते हैं, बेटर समझ में आएगा। जैसे स्टेटमेंट बोलूं मैं, एक सिंपल स्टेटमेंट है, रोहित कैन डू इट। इट्स अ स्टेटमेंट, राइट। स्टेटमेंट्स दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव और एक नेगेटिव। नेगेटिव स्टेटमेंट्स वो जहां पर नो नॉट जैसे नेगेशन यूज किए जाते हो, लेकिन यहाँ पर इस स्टेटमेंट में नो नॉट जैसा कोई नेगेशन नहीं यूज हो रहा, दैट मींस इट्स अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। अब जब एक सेंटेंस से मैं क्वेश्चन करूंगा तो क्वेश्चन हमेशा मेरा उल्टा होना चाहिए, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन टैग हमेशा उल्टा बनता है। स्टेटमेंट अगर मेरा पॉजिटिव होगा तो मेरा क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। स्टेटमेंट अगर मेरा नेगेटिव होगा तो मेरा क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव बनेगा। दो चीजें मैं और ध्यान में रखता हूं, वो दो चीजें हैं प्रोनाउन एंड हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। जैसे रोहित एक नाउन है, इस रोहित नाउन के लिए मैं प्रोनाउन यूज करूंगा ही, और हेल्पिंग वर्ब यहां पर मुझे दिया हुआ है क्या, तो रोहित कैन डू इट का मेरा क्वेश्चन टैग बनेगा कांट ही। स्टेटमेंट पॉजिटिव था, क्वेश्चन टैग मैंने नेगेटिव बनाया। यही स्टेटमेंट को एक और तरीके से अगर हमने लिखा होता, स्टेटमेंट दिया हुआ है रोहित कांट डू इट। अब ये स्टेटमेंट कैसा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इट्स अ नेगेटिव स्टेटमेंट। कैसे समझ में आया, क्योंकि वहां पर मुझे नेगेशन दिया हुआ है, ठीक है। नेगेशन कैसे, नो नॉट जहां पर यूज होते हैं वो स्टेटमेंट्स नेगेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं। तो इसका नेगेटिव स्टेटमेंट का क्वेश्चन टैग मेरा कैसा बनेगा, पॉजिटिव। और दो चीजें मुझे क्या ध्यान में रखनी है, प्रोनाउन एंड हेल्पिंग वर्ब। तो रोहित कांट डू इट का मेरा क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, कैन ही क्वेश्चन। ये फंडा अगर हमको याद हो गया तो ये क्वेश्चन हम आराम से सॉल्व कर लेंगे। सो द क्वेश्चन सेज you won't tell the secret, you would not tell the secret। तो समझ में आ रहा है हमको, this is a negative statement, तो मेरा क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होना चाहिए। इतना बेसिक पता है तो मैं ऑप्शन नंबर 1 को एलिमिनेट कर दूंगा, ऑप्शन 3 को एलिमिनेट कर दूंगा,
ठीक है। अब वुड क्योंकि यहां पर यूज हुआ, यू वुड नॉट टेल द सीक्रेट, तो यहां पर मेरा क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, वुड यू। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं सभी को एक क्वेश्चन टैग का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करिएगा, प्रीलिम्स एंड मेंस में बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमसे कह रहा है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट जहां पर ग्रामेटिकल एरर है। द स्टेटमेंट सेज आई नो द कॉबलर, कॉबलर जो शूज बनाते हैं, व्हिच मेंट्स द शूज आउटसाइड द गेट ऑफ अ कॉलोनी। ठीक है, यहां पर एक गड़बड़ मुझे दिख रहा है, दैट इज यूसेज ऑफ व्हिच। प्रोनाउंस के चैप्टर में, कॉन्सेप्ट्स में अगर आपने पढ़ा होगा, वहां पे एक फंडा होता है रिलेटिव प्रोनाउंस का। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउंस क्या, प्रोनाउन का सबसे पहली बात यूज क्या होता है, एक नाउन की जगह में प्रोनाउन यूज करता हूं। ठीक है, तो प्रोनाउन का बेसिक यूसेज यही है फॉर नाउन्स, नाउन्स के लिए, नाउन्स की जगह वो होते हैं प्रोनाउन। ठीक है, तो जब एक नाउन को एक वर्ड, एक प्रोनाउन रिलेट करता है, वो मेरा रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। जैसे यहाँ पर स्टेटमेंट है आई नो द कॉबलर व्हिच मेंट्स द शूज, द कॉबलर के लिए रिलेटिव प्रोनाउन व्हिच यूज किया जा रहा है। जैसे स्टेटमेंट को हम हिंदी में कैसे बोलते हैं ना, मैं उन लड़कों को जानता हूं जो वहां पर डांस कर रहे थे, तो उन लड़कों के लिए मैंने वर्ड यूज किया जो। ठीक है, मैं उन लोगों को जानता हूं जिन लोगों ने ये काम किया है, जिन लोगों ने उन लोगों के लिए यूज किया गया, जिन लोग इज अ प्रोनाउन। ठीक है, तो स्पेसिफिकली अगर एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से बात करें तो तीन रिलेटिव प्रोनाउंस पे हमसे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड वो तीन प्रोनाउंस हैं हु, व्हिच एंड दैट। रिलेटिव प्रोनाउन हु हम यूज करते हैं फॉर लिविंग थिंग्स, which फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, एंड दैट हम यूज करते हैं मिक्स्ड केस में। जब मैंने लिविंग को एक नॉन लिविंग के साथ मिलाया हो, लिविंग को एनिमल के साथ मिलाया हो, इस तरह के केसेस में हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट यूज करते हैं। तो यहाँ पर स्टेटमेंट था आई नो द कॉबलर, कॉबलर ऑब्वियसली एक लिविंग थिंग होगा, तो which की जगह मैं क्या यूज करूंगा, who mends the shoes। ठीक है, यही स्टेटमेंट अगर ऐसा होता हैव यू सोल्ड द टेबल्स व्हिच यू बॉट यस्टरडे, तो द टेबल्स की जगह मैं रिलेटिव प्रोनाउन क्या यूज कर रहा हूं, व्हिच। ठीक है, और जैसे स्टेटमेंट है आई नो द बॉय एंड द डॉग हु दैट गॉट इंजर्ड, द बॉय एंड द डॉग मिक्स्ड केस रिलेटिव प्रोनाउन दैट यूज कर रहा हूं। तो ये बेसिक यूज होता है ये तीनों रिलेटिव प्रोनाउंस का। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। आगे बढ़ते हैं, चलिए। सो दिस क्वेश्चन सेज they didn't see you, is it right? once again फिर से क्वेश्चन टैग का कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन है, जज करते हैं। दे मेरा प्रोनाउन ऑलरेडी दिया हुआ है, डिड मेरा हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है, सी मेरा मेन वर्ब दिया हुआ है। ठीक है, दे डिडंट सी यू इट्स ऑलरेडी अ नेगेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव। साथ में मुझे हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रोनाउन, ये चीजों का ध्यान रखना है। तो हेल्पिंग वर्ब डिडंट था, तो डिडंट का डिड हो गया, प्रोनाउन मेरा दे हो गया। ठीक है, so here our answer is they didn't see you, did they? अच्छा, इसमें एक फंडा और हम लोग याद रखेंगे, did के साथ हमेशा हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। फर्स्ट फॉर्म see, saw, seen, राइट? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म। help, helped, helped, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो डिड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जाएगा, ये पॉइंट को आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द रिवर यमुना हैज मेनी नॉन-नेटिव स्पीसीज लाइक goldfish that is affecting its ecosystem। क्वेश्चन ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, तो पूछा जा रहा है कहां पर इनकरेक्ट है और उसे करेक्ट कैसे दिया मतलब किया जाना चाहिए। तो जैसे कि मैंने बोला, हर क्वेश्चन को हम पहले सब्जेक्ट वर्ब के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। ठीक है, तो द रिवर यमुना जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट था, जिसके लिए हमने सिंगुलर वर्ब हैज यूज कर लिया। आगे लिखा हुआ है मेनी नॉन नेटिव स्पीसीज लाइक गोल्डफिश, लेकिन मेरा मेन सब्जेक्ट तो स्पीसीज हो गया ना, मेन सब्जेक्ट क्या हो गया, स्पीसीज, जो कि एक प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को अगर समझ नहीं आता है तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा पार्ट ब्रेक करके समझते हैं। जैसे लाइक गोल्डफिश को अगर मैंने ओमिट किया होता तो मैंने इसको पढ़ा होता मेनी नॉन नेटिव स्पीसीज दैट आर अफेक्टिंग इट्स इकोसिस्टम, क्योंकि
स्पीसीज के लिए प्लूरल वर्ब आर यूज किया जाएगा, इज नहीं यूज किया जाएगा, ठीक है। गोल्डफिश को देख करके यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन था एंड करेक्शन हमें करना है मेनी नॉन नेटिव स्पीसीज लाइक गोल्डफिश दैट आर अफेक्टिंग इट्स इकोसिस्टम, ठीक है। सो एरर है पार्ट 2 में, ठीक है। एंड द करेक्शन इज इसकी जगह हम आर यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का ये लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का क्वेश्चन सेज ईच ऑफ द गर्ल्स हैव गिवन एन इम्प्रेसिव डांस परफॉर्मेंस। देखिए ईच ऑफ, एवरीवन, एवरी वीक, ये इस तरह के जो भी यूसेजेस आते हैं मतलब गर्ल्स में से हर एक वर्ड यूज हो गया, मेरा मतलब ये सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर हो गया, और सब्जेक्ट अगर मेरा सिंगुलर हो गया तो लगने वाला वर्ब भी मेरा सिंगुलर होना चाहिए। दैट्स व्हाई अब देखें ईच ऑफ द गर्ल्स हैव गिवन एन इम्प्रेसिव, तो हैव तो एक प्लूरल वर्ब है और जो कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है, लेकिन ईच ऑफ आ गया जिसकी वजह से हमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज करना पड़ेगा। तो हैव की जगह करेक्शन होगा हैज। सो द करेक्ट स्टेटमेंट इज each of the girls has given an impressive dance performance, right? So with this 2018-19 के क्वेश्चन पेपर में जितने भी इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस पूछे गए थे इन सभी क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर दिया। इस तरह के और भी वीडियोस फ्यूचर में हम लाते रहेंगे। सो आई सजेस्ट यू कि प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे जो भी लेटेस्ट अपडेट्स है वो आपको सबसे पहले पहुंचे। सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस सेशन एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।